नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से पिनेकल करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस का पार्ट 3 ऊर्जा ऊर्जा का, एनर्जी का। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति पानी में गिरी नाव के एक सिरे पर खड़ा है। जल प्रतिरोध की उपेक्षा कर दे। यह व्यक्ति अब नाव के दूसरे सिरे की ओर चला जाता है और नाव पुनः स्थिर हो जाती है। जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव तंत्र के द्रव्यमान का केंद्र स्थिर रहेगा। ऑप्शन ए, केवल तब जब व्यक्ति तथा नाव के द्रव्यमान समान हो। ऑप्शन बी, केवल तब जब व्यक्ति तथा नाव अंत में स्थिर हो। ऑप्शन सी, केवल तब जब व्यक्ति नाव पर त्वरण के बगैर गतिमान होता है। या ऑप्शन डी, सभी स्थितियों में। इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी कि जो नाव पे जो व्यक्ति खड़ा है, अगर वो नाव को उस साइड खड़ा जाएगा तो भी वो स्थिर रहेगी, और उस साइड पे खड़ा रहेगा तो भी वो स्थिर रहेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, और विद्युत तरंग के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला का, तथा पदार्थ के लिए मोल का उपयोग होता है को कहते हैं। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर, या राशि नहीं या वजन होगा, मतलब भार के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत तरंग के लिए एम्पियर, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला, पदार्थ के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सीजीएस प्रणाली, ऑप्शन बी एमकेएस प्रणाली, ऑप्शन सी एफपीएस प्रणाली, ऑप्शन डी एसआई प्रणाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली मतलब एसआई यूनिट। तो जो प्रणाली में लंबाई को कैसे नापते हैं अपन मीटर से, वह वेट को, भार को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, करंट को एम्पियर में, प्रकाश घनत्व को कैंडिला में, पदार्थ को मोल में। सीजी से फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस का है मीटर किलोग्राम सेकंड, एफपीएस का फुट पाउंड सेकंड, और एसआई तो आपको मालूम है एसआई यूनिट होती है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। जब एक चल वस्तु की गति जो है वो दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ऑप्शन ए दुगनी हो जाती है, ऑप्शन बी चौगुनी बढ़ जाती है, ऑप्शन सी समान रहती है, कि ऑप्शन डी 3 गुनी बढ़ जाती है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर है। सही आंसर ऑप्शन बी चौगुनी। कैसी हो जाती है दुगनी, देखो समझो। इससे गति ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv²। अब अपन v मतलब गति दुगना कर देंगे तो मान लो 2 कर दिया, 2 कितना होता है 4, कितनी जाएगी 4 गुना बढ़ जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी पिंड की गति दुगनी कर दी जाए तो पिंड की परिमाणी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। यदि किसी पिंड की गति दुगनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 4:1, ऑप्शन डी 7:3। तो सही आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन सी 4:1। जब किसी पिंड की गति अपन दुगनी कर देंगे, ठीक है ना, तो उसकी परिणामिक ऊर्जा और प्रारंभिक ऊर्जा का अनुपात क्या होगा 4 और 1 का। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से दुगना भारी है। हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से दुगना भारी है। 298 केल्विन पर हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा है। हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन अणु से दुगना, हाइड्रोजन अणु से जितनी है। ऑप्शन सी हाइड्रोजन अणु से 4 गुना, ऑप्शन डी हाइड्रोजन अणु से आधी।
इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रोजन अणु से जितनी है, मतलब जितनी हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से दुगना भारी है। हीलियम जो परमाणु है वो जो हाइड्रोजन अणु है उससे कितना दुगना भारी है। लेकिन अगर इनको अपन टेम्परेचर इंक्रीज किया 298 केल्विन पर, इसको अपन गर्म करेंगे, तब भी जो है हीलियम परमाणु जो होगा ना उसकी औसत गति मतलब एवरेज जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाइड्रोजन के अणु में जितनी होगी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, हाइड्रोजन अणु से जितनी हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी कण का रेखीय संवेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। यदि किसी कण का रेखीय संवेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए दुगनी, ऑप्शन बी चौगुनी, ऑप्शन सी आधी, या ऑप्शन डी वही रहेगी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चौगुनी। यदि किसी कण की रेखीय संवेग दुगुना कर दिया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गति ऊर्जा हो जाती है। किसी गतिशील पिंड की वेग आधा करने से उसकी गति ऊर्जा हो जाती है। ऑप्शन ए आधी, ऑप्शन बी दुगनी, ऑप्शन सी चौगुनी, या ऑप्शन डी चौथाई। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, चौथाई। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है 1/4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि दो द्रव्यमान के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, यदि दो द्रव्यमान के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण होगा। ऑप्शन ए दुगुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी 1/4। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1/4। दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण होगा 1/4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग ऑप्शन ए केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग दोनों पर, ऑप्शन डी केवल वेग पर निर्भर करता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है, मतलब पहली बार में अपन देख सकते हैं किसी इंजन को और बता सकते हैं कि कौन सा इंजन है। ऑप्शन ए सिलेंडर का आकार द्वारा, ऑप्शन बी शक्ति आवेश द्वारा, ऑप्शन सी प्रचलन चाल द्वारा, ऑप्शन डी स्पार्क प्लग द्वारा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, स्पार्क प्लग द्वारा। जब अपन पहली बार देखेंगे पेट्रोल इंजन को तो अगर उसमें स्पार्क प्लग होगा तो अपन बोल सकते हैं कि ये पेट्रोल इंजन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन ए विद्युत मोटर द्वारा, ऑप्शन बी विद्युत इस्त्री द्वारा, ऑप्शन सी शीशा संचालन द्वारा, ऑप्शन डी विद्युत जनयंत्र द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत जनयंत्र द्वारा। जो यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत में परिवर्तित कैसे होती है, ऑप्शन डी द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रतिदिन 8 घंटे चलाने पर 100 वाट के 10 लैंप की मासिक खपत होगी। ऑप्शन ए 240, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 480, या ऑप्शन डी 500। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 240। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है ए यांत्रिक, बी विद्युत, ऑप्शन सी रासायनिक, या ऑप्शन डी ऊष्मीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रासायनिक। जो शुष्क सेल होते हैं अपनी बैटरी वगैरह होती हैं उनको शुष्क सेल बोला जाता है। वो पेंसिल सेल होते हैं उनके अंदर सब कौन सी क्रिया होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, जो अपन कार्य करते हैं कोई वर्क करते हैं उसमें मानव शरीर में प्रयुक्त कौन सी ऊर्जा होती है।
ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा या ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा। जो भी हम कार्य करते हैं मानव द्वारा तो किस द्वारा होता है, रासायनिक ऊर्जा द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो इसका ऑप्शन ए त्वरण दुगना हो जाता है, ऑप्शन बी संवेग दुगना हो जाता है, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है। जब एक वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो इसका ऑप्शन बी संवेग दुगना हो जाता है। जब भी किसी का वेग दुगना होगा तो संवेग भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो असमान द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा समान है, दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है, तब अधिक द्रव्यमान का आवेग ऑप्शन ए कम होगा, ऑप्शन बी ज़्यादा होगा, ऑप्शन सी कम द्रव्यमान वाले के समान होगा, ऑप्शन डी की अधिक गति की होगी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी ज़्यादा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 किलोग्राम राशि का वजन ए 1 न्यूटन, बी 10 न्यूटन, सी 9.8 न्यूटन या डी 9 न्यूटन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन। जो 1 किलोग्राम राशि का वजन जो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो वह उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी संचित ऊर्जा, डी विखंडन ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। जब भी हम रबड़ के या फोम में गद्दे बैठते हैं तो आपने देखा वो अपना शेप चेंज कर लेती है। इसे बैठते हैं तो दब जाती है, इसे खड़े होते हैं तो वैसे की वैसी हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जड़त्व आघूर्ण का व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी टॉर्क, ऑप्शन सी कार, ऑप्शन डी कोणीय संवेग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टॉर्क। जो जड़त्व आघूर्ण है और कोणीय त्वरण जो है उनका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, टार्क होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर। एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है, एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है। ए राउंड, बी फ्लैट, डी अर्धवर्त, सी कोना। एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्लैट। जो एक गोले का आंतरिक कोना कहा जाता है फ्लैट। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। कल से अपन बात करेंगे अगले चैप्टर की। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एनर्जी के या ऊर्जा के, जब अपने 3 पार्टों में डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। ये तीनों पार्टों कर लो तो बहुत है, ठीक है। मतलब ये 3 जो पार्ट में मैंने डिस्कस किए जो क्वेश्चन ना, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब प्रीवियस पेपर में वो क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी ना किसी पेपर में वो क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें अपन ने न्यूमेरिकल भी डिस्कस करें हैं और थ्योरी भी डिस्कस करें। तो आज के लिए धन्यवाद।